Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो, और उसमें जो सुशांत हैं, मैं उनका नाम लास्ट नेम नहीं जानता हूँ। सुशांत जो है वो एक एंकर हैं, टीवी एंकर हैं। तो उनकी जो है बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है यूसीसी को लेकर, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो मुझसे मिस हो गया था, कुछ टाइम पुराना है, आई थिंक 2 वीक पुराना है, लेकिन मुझसे मिस हो गया था, मैं थोड़ा सा बिजी था। तो वो देखते हैं, हम 2 पार्ट में इस वीडियो को करने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा है एंड वो अपलोड होने में फिर बहुत देर लगा देगा या फिर एक्सपोर्ट होने में बहुत देर लगा देगा, राइट। तो इसलिए हम दो पार्ट में इसको करेंगे। एनीवेज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है वो भी बताएं, क्योंकि अकेले अकेले बात करने में मज़ा नहीं आता। वो बात अलग है कि हम बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं और हमें ज़्यादा पब्लिक भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है। तो प्ले करते हैं वीडियो, प्ले। अच्छा, हम इस वीडियो को जो है थोड़ा सा फास्ट देखेंगे 1.25 में, ठीक है। नॉर्मली मैं 2.5-3 में देखता हूँ, बट कोई बात नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद भाई। रिजवान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी भाई साहब। जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने भी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, पहले नेट इशू हो गया था, बारिश हो रही है। हाँ, तो वो सारी गालियां आप ट्रांसफर कर सकते हैं रिजवान भाई को। वो मेरे से एक भी नहीं है, मेरी गलती की वजह से हुआ है। सुशांत रिजवान सिर्फ सुशांत शो बन के रह गया था। आई एम सो सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज जो वक्त निकाला है रिजवान भाई ने, हमारी चर्चा उस मुद्दे पर होगी जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नरेंद्र मोदी सरकार 2024 चुनाव के पहले ले आएगी, लाएगी तो क्या होगा, मुसलमानों पर कितना बड़ा संकट आ जाएगा, देश में क्या क्या हो जाएगा, मुसलमान कैसे विरोध करेगा, और क्या मुसलमान ही इस यूसीसी के लिए सबसे बड़ा संकट है या नरेंद्र मोदी के लिए और चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। आज इन सारे विषयों पर बात करेंगे। आप लोग भी अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन रिजवान भाई, मोटे तौर पर पहला प्रश्न तो ये है कि बतौर मुसलमान आपको यूसीसी से कोई दिक्कत है, नहीं है, और अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों, और अगर है तो किन पॉइंट्स पर दिक्कत है? देखिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने पहला सवाल एज अ मुस्लिम पूछा है। तो देखिए, जो भी प्रिविलेजेस होती हैं, जो भी संविधान में, आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिविलेजेस होती हैं। कितने से बजे तक, कितने बजे तक लंच होगा, आप जब कॉफी मांगेंगे आपको कॉफी मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा 8 घंटे में 40 कॉफी पीने लगे तो उसकी मैनेजमेंट भी कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं। प्रिविलेजेस का सबसे बड़ा जो कोर्स करेक्शन करना पड़ता है वो तब करना पड़ता है जब आप उस प्रिविलेजेस का दुरुपयोग करते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि अगर मैं अभी भारत की बात करूं या आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो मुस्लिम क्लर्जी ने इन प्रिविलेजेस का दुरुपयोग किया है। तो एज अ मुस्लिम तो मुझे परेशानी इस बात की है कि यूसीसी क्यों नहीं है। क्लर्जी मतलब जो है अपने जो अपने आप को बोलते हैं ना, एक मौलाना साहब ने जो है वहाँ पर बैठकर न्यूज़ चैनल पे, नेशनल न्यूज़ चैनल पे कहा था, क्या हमारा कॉपीराइट इस पे हम बात करेंगे, हम ही बोल सकते हैं इस्लाम पे क्योंकि हमारा कॉपीराइट है और हम ही हक रखते हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो वो क्लर्जी की बात कर रहा है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बात की नहीं है कि यूसीसी आने से परेशानी हो। अब कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, मोटी मोटी बातें हैं। साहब, चिट्ठी लिखे 9 मुकदमे इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जिसमें 2 को मैं गाइड कर रहा हूं, महिलाओं के। अब चाहे आप कह दो आरएसएस की हैं, भाजपा की हैं, वो तो बहुत आसान एलिगेशन है। साहब, चिट्ठी लिख के डिवोर्स दे दिया। और चिट्ठी लिखी किसने? चिट्ठी हस्बैंड ने नहीं लिखी जिसके साथ निकाह हुआ था। सुशांत भाई, ये बात कर रहा हूं मैं बेनजीर की, उसकी बड़ी जिम्मेदारी से नाम ले रहा हूं, उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। चिट्ठी लिखी उस हस्बैंड के वकील ने कि उसके ब्याह पर मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अरे भाई, ये कहां का कायदा है? मुसलमान, कल भी मैं डिबेट में था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रिजवान, तुमने 4 बीवियां एक साथ किस मुसलमान की कहां देखी? हाँ, तो मैंने कहा कि बहुत पहले गांव में 2 केसेस हम लोगों को बताए जाते थे कि इनकी 4 पत्नियां। उसके बाद मैंने लेटेस्ट जिंदगी में नहीं देखी, और शायद सुशांत भाई ने भी नहीं देखी हो। तो मैंने कहा कि अगर तुम ये खुद मान के चल रहे हो कि मुसलमान की 4 बीवियां नहीं होती, मुसलमान बहुविवाह नहीं करता, तो तुम अपने अंग पर उंगली क्यों उठने दे रहे हो? तुम खुद गवर्नमेंट से कह दो भैया हमें ये चीज अब नहीं चाहिए, ये चीज हमारी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करती है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, दिल पाक है, तुम कह रहे हो मुसलमान ये काम नहीं करता। सुशांत भाई, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता। अरे भैया, गवर्नमेंट कानून ले आए कि आज से उत्तर प्रदेश में सिगरेट नहीं मिलेगी। तो भैया मुझे तो इसमें परेशानी नहीं होगी ना, क्योंकि मैं स्मोक करता ही नहीं हूं। कर तो सारे ठेले बंद, सारे कियोस्क बंद। तो एक तरफ मुसलमान कहता है कि मुसलमान 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी करता ही नहीं। एक तरफ कहता है कि 4 शादी के मैटर में हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो पहले मुसलमान करता होगा,
हलाला तो करता होगा, हलाला तो होता है। हलाला रूरल इंडिया में जो आपके केसेस हैं, हलाला के मेरे पास अभी तक 3 केसेस आए जिसमें टचवुड हलाला कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया था, इंटरफेरेंस हो गया था। बरेली में मैंने एक हलाला के केस पे आज से 4 साल पहले 376 बलात्कार का मुकदमा करवाया। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ। ये जो वर्ड है ना हलाला, यकीन माने आप, बहुत सीरियस बात है, यकीन माने आप, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये वर्ड नहीं सुना था। पहली बार ये मैंने सुना था अभी कुछ साल पहले न्यूज़ चैनल पे। इससे पहले हमने ज़िंदगी में ये वर्ड सुना ही नहीं कभी, कैसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो वर्ड ही नहीं सुना था, उसका मतलब तो बहुत दूर की बात है, हमने वर्ड ही नहीं सुना था कभी, ठीक है। तो अगर आप एज अ आउटसाइडर अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में ऐसा ऐसा होता है, तो नहीं भाई, सब जगह नहीं होता, सब ऐसा नहीं करते, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि हमने वर्ड ही नहीं सुना था कैसा कुछ होता भी है, मतलब तो बहुत दूर की बात है, हमने वर्ड ही नहीं सुना था, ठीक है। आगे चलते हैं। हलाला हो गया, चिट्ठी लिख के डिवोर्स हो गया। अब एक छोटी सी चीज है, देखिए, अगर हम 3 भाई हैं, मेरी डेथ हो जाती है, तो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मुस्लिम औरत को हक नहीं मिलेगा, हमारी वाइफ को, लेकिन हमारे बच्चों को मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम शरीयत में आज की तारीख में मानवता के, महिलाओं के खिलाफ हैं। तो एज अ मुस्लिम तो मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए कि यूसीसी होना चाहिए, अगर मैं सच्चा ईमान वाला हूं। एज अ मुस्लिम तो आप तब लड़ेंगे ना जब आप इस बात में विश्वास रखते हो कि मुसलमान महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो हिंदू महिला को, सिख महिला को, ईसाई महिला को मिला हुआ है, वो मुस्लिम महिला को भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रखते हो कि महिला जो है वो अगर शादी में आ रही है तो हमारे यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट है और उसके तहत जो हम उसको सुविधाएं दे रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ मांग नहीं सकती, उसको वो अधिकार नहीं मिल सकते, तो आप उसका विरोध करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आपके हक की चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, जो इस यूसीसी में लोगों को लग रहा है कि भाई हमने जो अपने हिसाब से चीजें तय की हैं वो नहीं होंगी, लड़कियों को, महिलाओं को अधिकार देना होगा। मुझे ये बताइए, आपकी अगर मुस्लिम महिलाओं से बात होती हो, क्या मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में, उनको समझ में आ रहा है कि ये उनके पक्ष की चीज है, या उनको भी लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मुस्लिम को टारगेट कर रहा है? जितनी महिलाओं की मुझसे बात हुई है, उनको अगर हम छोड़ भी दें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंची हैं, तो इतना आप समझ लीजिए कि जितना स्वीपिंग बताया जाता है कि 100% मुस्लिम औरत कह रही है कि यूसीसी ले आओ, हकीकत है ये है सुशांत भाई, ऐसा है नहीं। आप इतने मंजे हुए मैच्योर पत्रकार हैं, इतने पुराने हैं। ट्रिपल तलाक की लड़ाई आपने और हमने साथ लड़ी थी अपने अपने मंचों से। आप चैनल पे थे, मॉडरेटर थे, हम कमेंटेटर हुआ करते थे, गेस्ट हुआ करते थे। आप एक बात का जवाब अपने आप को दीजिए जो हमारे आपके दोनों के दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। आपको सुशांत भाई स्टूडियो तक आते हुए 4, 5, 6 नाम तो मैं बता देता हूं, 6 जिनको पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूं, जो उसी बात पर, वुमेन राइट पर, फलाना फलाना के लिए मुस्लिम औरतें लड़ रही हैं। आपको जीवन में मुस्लिम समाज के लिए लड़ती हुई औरत कितना आपको चॉइस मिली कि भैया हमारे पास तो 300 औरतों का, महिलाओं का डेटा है, चाहे किसी को डिबेट पे बुला दो। ऐसा नहीं है, ये महिलाएं भी उंगलियों पर हैं, पिछले 6 साल की उठा के देख लीजिए। तलाक के बिद्दत से बदतर कोई चीज नहीं है। आप ये बताइए, गवाही दीजिए कि जब तलाक के बिद्दत की बात चल रही थी तो कितनी मुस्लिम औरतें, महिलाओं ने तलाक के बिद्दत के लिए आपने देखा कि जंतर मंतर पे निकल आई हो, स्टूडियो आई हो, एक लहर चल रही हो कि मुस्लिम महिला इससे बहुत परेशान है। अरे भाई, वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो चाहते हुए भी वो नहीं बोलेंगी, और आप इस बात के गवाह हैं। कितने पढ़े लिखे आदमी सुशांत भाई को पिछले 6 साल में मिल गए और कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं मुस्लिम मिल गई, जहां सुशांत भाई को ये लगा हो कि भैया कम्युनिटी में बदलाव आ रहा है, सुनामी आ रही है। लेकिन इसका एक और पक्ष है रिजवान भाई, कि क्या वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है इसलिए बोलना नहीं चाहती, या बोल नहीं पाती, या बोलने से बचती हैं, या दूसरा एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपको याद होगा, ये यूसीसी कमोबेश वैसी है जैसे एनआरसी का हाल। एनआरसी आया नहीं और उसका क्या रूपरेखा होगी कुछ पता नहीं, लेकिन बवाल पहले हो गया, शाहीन बाग छेक के पहले बैठे। अभी यूसीसी में क्या होगा ये पता नहीं है, क्या मसला है, नहीं है, किसके लिए क्या है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन पहले हम विरोध कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं, हमको ठीक नहीं लगा, वही वाला हिसाब है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ शाहीन बाग का। तो मैं शाहीन बाग रिपोर्टिंग के लिए गया और वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हुई जो प्रदर्शन कर रही थी, तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अगर आप जो हैं, आपके घर में मैं आऊं और बोलूं कि मुझे ना 4 दिन के लिए रहने दीजिए, तो आप मुझे रहने देंगी? तो बोली कि पहले तो थोड़ा असमंजस में आई कि भाई कैसे रहने देंगे क्या। मैंने कहा मान लीजिए मैं आपका भाई हूं, मैंने कहा 4 दिन मुझे रहने दीजिए, आप कहेंगी कि रह लो? बोली हाँ रह लो। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं कहूंगा कि नहीं मैं अब 1 महीना रह लेता हूँ, रह लो? तो आप कहेंगी कि हाँ रह लो? बोली हाँ कहूंगी कि रह लो।
अब मैं कहूंगा कि नहीं मैं अब जीवन भर यहीं रहूंगा, तो आप क्या कहेंगी? आप कहेंगे कि सुशांत भाई ये तो गलत बात है, आपको खिलाया पिलाया सब किया मानवता के नाते, लेकिन अब अपने घर जाओ, हमारा घर थोड़ी, तुम्हारा घर थोड़ी है ये। बोले हाँ ऐसा कहेंगे। तो मैंने कहा कि ये देश में होना चाहिए कि नहीं, जो यहाँ का है वो यहीं रहे और जो बाहर का है वो बाहर जाए। तो उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि एनआरसी करेगा क्या। जैसे दिमाग में चीजें भर दी जाती है कि एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम, उसके आगे कुछ सुनना ही नहीं। वैसे ही क्या ये यूसीसी को लेकर भर दिया गया है दिमाग में कि एंटी मुस्लिम है और महिलाओं को अधिकार मिलेगा या मिल सकता है, ये बात उन तक पहुंच ही नहीं रही। ये है या पहुंच भी रही है लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में फंसी है कि विरोध करेंगी और कल को नहीं आया यूसीसी तो उनको और ज्यादा तकलीफ दोनों ही झेलनी बातें। पड़ेगी। दोनों में से मसला कौन सा सही है? मसला पहला तो बात यह है कि जो आपने शाहीन बाग का उदाहरण दिया कि मैं आपके घर में बाहर वाला आके रह लूं, तो पहली बात यह कि जो बाहर से मुस्लिम हिंदुस्तान में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास, क्या मुसलमान उनको बाहर वाला मान रहा है? मानने को तैयार है? क्या कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर पे यकीन करता है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो यहीं पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करता। मुस्लिम तो ये कह रहा था कि हमें पता है वो बाहर वाले हैं, सीए में, एनआरसी में नहीं, सीए में हमें पता है वो अफगानिस्तानी मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, लेकिन अगर आप हिंदुओं को आने दे रहे हो तो उसको क्यों नहीं आने दे रहे? अब बंदे खुदा से पूछो कि गैर मुस्लिम को तुम इस मारे आने दे रहे हैं क्योंकि मजहब के नाम पर उस पर मार उत्पीड़न हुआ है। यार तुम पर थोड़ी हुआ है मजहब के नाम पर उत्पीड़न, तो कहेगा नहीं ये सब मैं नहीं जानता। तो जो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, जब आप एक बात हमेशा सुशांत भाई इसकी गांड बांध लो, आप अकेले जब आप मुसलमान से बात करोगे वो आपको बड़ा रीजनेबल लगेगा। हमेशा जब 4 होंगे तो रीजनेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, 40 होंगे तो और कम हो जाएगी, 400 होंगे तो लगभग खत्म हो जाएगी। और यहां पर चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो या वो हो, ये मॉब मेंटालिटी है। मॉब मेंटालिटी एक तरफ, अब आप समझिए तलाक के बिद्दत में एक तरफ मुस्लिम औरतें बाय एंड लार्ज उसके फेवर में निकल के नहीं आई कि नहीं इसको बंद करो, जंतर मंतर पर 1000 औरत नजर नहीं आई, कोई नहीं आई। लेकिन जब वो बंद हो गया तो मैं एज अ वकील बता रहा हूं उसी मुसलमान औरत को फायदा हो रहा है। कम से कम इतना मैं जानता हूं, तलाक की बिद्दत खत्म हो गई। अब तलाक शुरू हो गई चिट्ठी लिख के डालने की कि मैंने तुम्हें आज तलाक दिया, फिर 1 महीने बाद तलाक दिया, फिर 1 महीने बाद तलाक दिया। अब वो इसकी शिकार हो रही है। अगर आप इसको ठीक कर दोगे तो वो अंदर ही अंदर आपका शुक्रिया करेगी, लेकिन बाहर निकल के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए ना मुस्लिम औरत आएगी ना मुस्लिम आदमी आएगा। इसीलिए पूछना बेकार है। पूछना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे आपने तलाक बिद्दत में नहीं पूछा, एक महिला गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, कानून बना, आ गया, सब पर मान्य हो गया। जितना पूछोगे उतना रायता फैलेगा। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 साफ साफ लिखता है, सब्जेक्ट टू हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। खत्म बात। सरकार ये लाइन पकड़ ले और सीधे कह दे कि पर्सनल लॉ के आधार पर समाज को हम बिगड़ने नहीं देंगे, समाज में किसी का आहित नहीं होने देंगे। इसलिए इन सुविधाओं को जो आपको पर्सनल लॉ ने दी थी उसे हम खत्म करते हैं, फुल स्टॉप। जितनी मंडी लगाओगे, जितनी दुकान लगाओगे, उतना रायता फैलेगा। अच्छा, रायता फैलेगा ये तो आप कह रहे तय है। दूसरा आप कह रहे पूछोगे तो और रायता फैलेगा। लेकिन क्या ये रायता अगर मान लीजिए बिना पूछे भी यूसीसी आ गया तो भाई, अब जैसे एनआरसी तो आया भी नहीं था, तब भी बवाल हो गया कि भाई हम देश में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यूसीसी मान लीजिए आ गया, तब क्या होगा? क्या ये जो बातें अभी कही जा रही हैं हमको स्वीकार्य नहीं है, हम नहीं करेंगे, इसको लेते हुए बवाल होगा देश भर में या सिर्फ कहने के लिए सब हो रहा है? 370 हटने से पहले क्या बवाल की उम्मीद थी? नोटबंदी से पहले बवाल की उम्मीद थी। जीएसटी से पहले बवाल की उम्मीद थी। पूरी बिजनेस क्लास जीएसटी से एक वक्त पर प्रभावित हुई। वही बिजनेस क्लास जो नरेंद्र मोदी जी को वोट करती है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया। यार मुझे समझ में नहीं आता ये अपीजमेंट है क्या? यार जीएसटी के लिए पूछते नहीं हो, नोटबंदी के लिए पूछते नहीं हो, जिससे 140 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको साफ पंचायत करनी है। अरे एक अच्छी नियत से ला रहे, जिसपे जीएसटी ला रहे, जिसपे नोटबंदी ला रहे, वो सरकार से जुदा का नारा नहीं लगाता ना। दिक्कत ये है तो भाई साहब, स्टेट है, हमें एज अ स्टेट किसी को ज्यादा सफाई, हमारी नियत साफ होनी चाहिए, बात खत्म। हमारी नियत है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ इन 6 बिंदुओं पर गलत हो रहा है, मान लीजिए, हम उसे ठीक करेंगे, बात खत्म। हमें पंचायत मौलानाओं की, मौलवियों की, मुफ्तियों की नहीं करनी है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इन 6 चीजों में हम तुम्हारे रिलीजन में, तुम्हारे कल्चर में इंटरफियर कर रहे हैं, तो भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। क्या बैठे बैठे तलाक देना कल्चर है? चिट्ठी लेके तलाक देना कल्चर है? बिना लॉजिक, बिना रीजन, सिर्फ अपनी शौक के लिए एक से ज्यादा शादी करना क्या कोई कल्चर है? कहाँ का कल्चर है भैया?
नियत की बात कर रहे हैं, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है। ये 3 कृषि कानून इतनी साफ नियत से लाए गए, इतने अच्छे नियत से लाए गए, और उन 3 कृषि कानूनों में किसान का भला ही भला था, लेकिन उसमें झूठ भ्रम फैला फैलाकर, और जो इकोसिस्टम है जिसमें नेता भी शामिल हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, जो बड़ी बड़ी छाती पीटकर जो है वो सामने खड़ा हो जाता कि अरे बाप रे बाप, अब तो किसान खत्म, मर गया, और उसके बाद ये नहीं बताता कि ये सब जो मैं झूठ फैला रहा हूं वो उस बिल में लिखा हुआ भी नहीं। लेकिन तमाशा कर करके, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर करके, यहां पंजाब में हालात बिगड़ जाएंगे ऐसी स्थिति बना बना के वो 3 कृषि कानून वापस हो गए। नियत तो अच्छी थी, नियत यहां भी अच्छी होगी, लेकिन अगर 30 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान जो है उसके दिमाग में भर दिया जाएगा कि देखो तुमको खत्म करने पर आ गए ये लोग, और वो सड़क पर निकलेगा, तब क्या कीजिएगा? हाँ, इसका जवाब ये है फिर भाई, फिर ऐसा है, फिर गवर्नमेंट एक बात तय कर ले कि 303 सीटों पर भी गवर्नमेंट को किसान हो गया या यूसीसी हो गया एक तरह से रिफरेंडम करना पड़ रहा है, तो फिर ठीक है, फिर रिफरेंडम का आप एक प्रोविजन ले आए कि इसके बाद जो भी कानून आएगा उसका रिफरेंडम करेंगे। देखो भाई, कहीं ना कहीं तो बाइट तो बुलेट करना पड़ेगा, कहीं वो कामयाब होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं मोदी जी पीछे हटेंगे, कहीं नहीं हटेंगे, कुछ तो प्रोग्रेस होगी। अब अगर आपका, हाँ, डेलिब्रेशन करना जरूरी है, यूसीसी में भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि ट्राइबल्स को देखना पड़ेगा। बाई चांस 5 दिन बाद ट्राइबल्स की बात सामने आनी शुरू हो गई, लेकिन बॉस यहां पर जो गलती हो रही है, आप कृषि कानून के लिए बात कर रहे हो, कृषि कानून में हम लोगों को यह बता रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा होगा। यहां पर कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक आर्गुमेंट था कि भाई मंडी सिस्टम बेटर है, किसान लॉ के जो लॉ आ रहे हैं वो गलत हैं। चलिए साहब, एक आर्गुमेंट की गुंजाइश है। यहां पर क्या मौलाना टीवी पर बैठ के बोलने को तैयार है, तलाक के बिद्दत को लेके मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करके चल रहा हूं कि 9 सेकंड में शादी को खत्म करना है, ये ठीक है। चिट्ठी लिख के, वकील चिट्ठी लिख के शादी खत्म करा रहा है, ये ठीक है। एक आदमी, एक महिला ने, हमने अपनी बहन, मैं तो बहन का नाम लेके बोलता हूं, हमने अपनी बहन की एक आदमी से शादी की, सुशांत भाई आपने की, हम लोग को जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा, बुरा ना मानिएगा। आपने सोचा भाई ये आदमी है, ये लड़का है, इसकी इतनी कमाई है, 3 रूम का इसका एक घर है पुश्तैनी, 50,000 रुपए लाता है, मेरी बहन के 2 बच्चे होंगे, आराम से दाल रोटी खा के जिंदगी चल जाएगी। भाई हम यही सोचते हैं ना शादी करते हुए अपनी बहन की, अपनी बेटी की। अब पता चला 6 साल बाद वो उसी घर में कह रहा है मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा, अब उससे भी 2 बच्चे होंगे। अब आपने जो उस रिश्ते से पहले कैलकुलेशन किया था, हर इंसान करता है कि लड़का 50,000 कमाता है, 3 कमरे का इसका घर है, 2 बच्चों के साथ आराम से जिंदगी कट जाएगी। आपका तो कैलकुलेशन बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया। वो 3 कमरों में एक और बीवी आ गई, प्रॉपर्टी डिवाइड बाय 2 हो गई, 2 बच्चे, मैं कह रहा हूं 2 बच्चे, 2 उससे भी हो गए। जो हमने सोचा था मेरे 2 बच्चों को एक कमरा में घर मिल जाएगा रहने के लिए, वो अब कम वक्त 5 बच्चों में पड़ गया। तो इतना घिनौना सामाजिक न्याय शरीयत के नाम पर नहीं हो सकता। मैं तो ये तक कहता हूं, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर बोला है, अरे यार अगर कोई आफत आ गई, कोई रीजन हो गया, कोई मेडिकल रीजन हो गया, तो एक उसकी कंडीशन बनाकर कुछ कर कर शादी के 10 साल बाद आपको सरकार दूसरी शादी की अनुमति दे दे, जैसे गोवा में है। लेकिन प्रभु ये 3 और 4 का क्या लॉजिक है इसका यार? कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? मैं आपको रिजवान में बताऊं, मेरी समझ से जो मुझे 2 बातें लगती हैं। एक, अगर इतना शरीयत से मोहब्बत होती कि हम शरिया को ही फॉलो करेंगे, हमारे धर्म में कोई नहीं घुसेगा, तो फिर अपराध में भी ये लोग शरीयत लागू करते कि भाई मैंने चोरी की है, मेरे हाथ काट दो, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने उसको छेड़ा है, मुझे कोड़े मारो, जो कि इस्लामिक कंट्रीज में होता है। वो इनको नहीं चाहिए, वो वहां पर आपको भारतीय कानून स्वीकार है, वहां आपको शरीयत के हिसाब से नहीं चलना है। लेकिन जहां 4 शादी करनी है, हलाला करना है, लड़की को उसका अधिकार नहीं देना, वहां पे हम शरीयत से चलेंगे, वहां कोई हमारे बारे में बोलेगा। अब ये तो सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये बताने के बावजूद लोग अगर आंखें खोलने को तैयार नहीं है और उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमान के खिलाफ है इसलिए ये कर रहा है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मुझे लगती है रिजवान, कि कृषि कानून का एग्जाम्पल हो या एनआरसी का एग्जाम्पल हो, और हो सकता है आने वाले वक्त में यूसीसी का भी एग्जाम्पल हो, इस देश में एक बड़ी समस्या है मुसलमान को बरगलाना। उसके दिमाग में जो सालों से ये इकोसिस्टम ने भरा है कि तुम तो बस नरेंद्र मोदी या कोई भी बीजेपी या संघ का आया तो तुमको बस काट काट के फेंक देगा, पता नहीं 2014 से कितने काट के सड़क पर फेंके गए। वो जो नैरेटिव भरा गया वो उस हिसाब से अपना चल रहा है कि भाई हम एकदम क्लोज्ड सर्किट में रहेंगे और इसमें किसी को घुसने नहीं देंगे, और इतनी सी भी बात होगी तो सीधा हम पहले विरोध करेंगे, हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो इकोसिस्टम एक छोटा वर्ग खड़ा करता है जो कृषि कानून पे हंगामा करे या एनआरसी पे हंगामा करे, इस देश का एक बड़ा वर्ग जो उस कृषि कानून का समर्थन करता है, इस देश का एक बड़ा वर्ग जो उस एनआरसी का समर्थन करता है, इस देश का एक बड़ा वर्ग जो यूसीसी का समर्थन करता है, उसके पैर में छाले क्यों पड़ जाते हैं घरों से बाहर निकलकर यह मैसेज देने में कि हम भी साथ खड़े? उसके पैरों में छाले क्यों पड़ जाते हैं किसी सड़क को छेक कर बैठ जाने में और कहने में कि अगर एनआरसी नहीं आई तो हम भी सड़क नहीं छोड़े?
अगर ये 3 कृषि कानून लागू नहीं हुए तो हम भी जो है सड़क छेक कर बैठ जाएंगे। ये कहने में इस देश की बड़ी आबादी को क्या आफत आती है? रील बना देंगे, ट्विटर पर लिख देंगे, एक दूसरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेज देंगे, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी विरोध भी झेल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक को सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया पर भेजकर एक दूसरे को मैसेज और उसके बाद सो जाने के बाद गायब हो जाता है। तो वो बड़ा वर्ग क्यों नहीं आता? अगर उसको देश की चिंता है, वो बड़ा वर्ग सामने मैसेज दे क्यों नहीं देता कि भाई हम यूसीसी नहीं आएंगे तो हम तमाशा करेंगे, हम हंगामा करेंगे। मारो मत, किसी को काटो मत, किसी का घर मत फूको, लेकिन तुम लोकतांत्रिक तरीके से तुम भी तो सड़क पर बैठो कि लाओ यूसीसी। हम 60 करोड़ लोग कह रहे हैं कि लाओ, तब वो क्यों नहीं होता? सुशांत भाई, दो बातें। एक, आपने कहा कि भैया इनको मुसलमान भाइयों को बलगलाना बहुत आसान होता है कि मोदी तुम्हारे खिलाफ है वगैरह वगैरह, काट के देख देंगे। ये बताइए, 1985 में जब शाह बानो का मैटर पे मुसलमान सड़कों पर उतरा था और बलगला गया था, तब कहां थे नरेंद्र मोदी? तब कहां थे योगी? उस टाइम तो जनसंघ माननीय खत्म था, हाशिए पर था, कांग्रेस की सरकार थी, सेक्युलर सरकार थी, इकोसिस्टम भी नहीं था, टूल किट भी नहीं थी, तो मुसलमान को किसने बलगलाया था? आज तो आप कह देते हैं ना टूल किट है, तब तो भाई 1985 में टूल किट भी नहीं थी, ये कंसेप्ट ही नहीं था। तब मुसलमान को किसने बलगलाया था? आप मुसलमान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोचते हैं उसको कोई बलगला देता है, भड़का देता है। अरे भाई, हम मुसलमान पैदा ही भड़के हुए होते हैं। हम 5 साल की उम्र तक आते आते भड़क जाते हैं। चाहे वो स्कूल हो वहां भड़क जाएंगे, चाहे नौकरी हो वहां भड़क जाएंगे, प्राइवेट काम भी बड़ा अच्छा करते हो, किसी ने कुछ डांट दिया तो वहां भड़क जाएंगे, मुसलमान ड्राइवर रख लो, डांट दो, वो भड़क जाएगा। तो भाई 1950 में तो कोई टूल किट नहीं थी। वहां मौलानाओं को किसने बलगलाया था? जो राजीव गांधी को झुका दिया था। 2012 में नरेंद्र मोदी जी समझ लो बिल्कुल एज अ चीफ मिनिस्टर थे, लॉन्च भी नहीं हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। कोई टूल किट का कंसेप्ट नहीं था। रोहिंग्याओं के लिए आजाद मैदान पर पहुंच के 2 आदमी मार दिए थे, जवान ज्योति तोड़ दी थी। वो किसने बलगलाया था? अरे ये कहना बड़ा आसान है कि मुसलमान को कोई बलगला देता है, कोई नहीं बलगलाता। हम परमानेंट भड़के हुए रहते हैं, बस मौका चाहिए। हम तो बारूद का ढेर नहीं भैया, मौका चाहिए दिल्ली लगाने का, भन से भड़क जाते हैं। पॉपकॉर्न है, जरा सी गर्मी दो, पटपट करके कूदने लगते हैं। तो ये इकोसिस्टम, टूल किट, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं। हम हर जगह परेशान रहते हैं। अरे अमेरिका में नरेंद्र मोदी है, ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी है, श्रीलंका में नरेंद्र मोदी है, कहीं नरेंद्र मोदी नहीं है। हम हर जगह परेशान रहते हैं मेरे भाई, हमारा डीएनए ही भड़का हुआ है। और वो बहुसंख्यक जो निकलता नहीं है उसकी बताइए। बहुसंख्यक बेसिकली इंडियन डीएनए कॉम्प्लेसेंट है, जिस वजह से मोटा जोड़कर अंग्रेज, मुस्लिम, मुगल जोड़कर 800 साल सुशांत भाई आप लोगों पर हुकूमत हुई है। बेसिकली कॉम्प्लेसेंट है बाय डीएनए। रोजी रोटी से मतलब है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं अगर बेस्ट सिनेरियो चाहिए तो भाई मुसलमान को अपनी जिम्मेदारी और पारा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, और हिंदू को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, और वो भी बड़ी सकारात्मक तरीके से होना पड़ेगा। ये नहीं कि मस्जिद पे चढ़ के झंडा लगा दो, ये नहीं, इसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हिंदू 800 साल में नहीं बोला, 800 साल में नहीं बोला, अब क्या बोलेगा? इतिहास गवाह है कि कुछ हजार अंग्रेज, हम 20 करोड़, उस टाइम 25 करोड़ की आबादी थी, आजादी से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, कुछ हजार अंग्रेज हम पर हुकूमत करके चले गए। तो ये तो बॉस आपको अंदर से, अपने अंदर से एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव का, कि भैया बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ बोलना है। और यही परेशानी है जो आप लोगों का आज अखंड भारत रह गया। और कहो और भी खुदा ना खास्ता कोई और आगे चल के नुकसान ना हो जाए 100 साल बाद और 200 साल बाद। नहीं, ये तो लोगों को समझना हो। अगर आपके पास ये है कि भाई हमको नौकरी पे भी जाना है, हमको घर भी चलाना है, लेकिन हम तो सब बस नरेंद्र मोदी को वोट देकर आ गए, अब तुम देख लो भैया, तुम कर लो, और तुम जो विरोध करता है उससे निपट लो। और उसमें देखिए कोई हंगामा भी नहीं होना चाहिए, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और देखिए भाई न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है और वाशिंगटन पोस्ट क्या छाप रहा है, हमको इसकी भी चिंता है। देखिए हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, ट्विटर पे फलाना पत्रकार नहीं लिखना चाहिए, और ये फलाना ट्रेंड भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई विरोध में सड़क पे निकल रहा है और अगर वो हिंसा करता है, उसको करने दीजिए। आप कम से कम समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से तो सड़क पे निकलिए। आप आकर बात तो रखिए कि भाई हम चाहते कि वो भी करने को लोग तैयार नहीं। कोई सर तन से जुदा का नारा लगाने नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब मैं तो आश्चर्यचकित था कि देश का एक छोटा वर्ग, इतना छोटा वर्ग किसानों का, वो जो है वो पूरे देश के किसानों के ऊपर हावी हो गया और उसने 3 कृषि कानून वापस करवा दिए। और इतना बड़ा वर्ग जो किसानों का था, जिसको उससे फायदा हो सकता था, वो चुप बैठा रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको घर से बाहर नहीं निकलना था, उसके पास काम था, उसको भाई रोज खेत जाना था। वो क्या करता, उसका घर नहीं चलता। तो ऐसे तो नहीं। आपने जो ये मुद्दा उठाया है, कल ही मैंने ये अपने बोला है, 350 खालिस्तान के समर्थक इंडियन काउंसिलेट के बाहर कनाडा में खड़े हुए। चलिए साहब, कोई बात नहीं है,
कैनेडियन एम्बेसी के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए कोई बुरा ना माने, 2000, 2 लाख नहीं बोल रहा हूं, 2000 सिख भाई भी खड़े हो सकते थे, क्योंकि नैरेटिव ये बनता है कि जो खालिस्तान के लिए वहां समर्थक खड़े हो रहे हैं वो सिख हैं, देखने से नजर आते हैं। अब कोई ये बोल दे कि नहीं भैया वो सिख नहीं है, वो सिख नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर गलती कोई मुसलमान कर रहा है तो रिजवान अहमद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अगर गलती कोई सिख कर रहा है तो एक राष्ट्रभक्त सिख को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है 2000 सिख अगर कैनेडियन एम्बेसी के बाहर जाकर सिर्फ खड़े ही हो जाते और कहते हमें एम्बेसडर को ज्ञापन देना है कि वहां पर कनाडा में आप क्या तमाशा करा रहे हैं, जिससे हमारी कौम पर, हमारी राष्ट्रभक्ति पर बेखामखा सवाल उठ रहा है, तो सोचो सुशांत कितना अच्छा मैसेज जाता, कितना अच्छा मैसेज जाता। पर यह भी नहीं हुआ, और जो बेचारा बोलता है वही गाली खाता है, जैसे हम और आप शायद, और बाकी सब अपना ओपिनियन दे के निकल लेते हैं काम उस पर, और हम लोग झूठते हैं, लेकिन कोई उसका कोई एंड में कोई फायदा नहीं होता। समझाया कि भाई बिल में ये है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हमको धमकी भरे कॉल आते थे कि मार देंगे। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के आप अगर देखिए, कल मुझसे एक डिबेट में पूछा गया, वीडियो हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, 30 मिनट्स का हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो कर लेते हैं हम अभी। तो एक बात तो ये है कि हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मुझे याद आ रही हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं ये बात सही है, और ये सवाल उठता है कि भाई अगर शरिया की ही बात है, अगर हमें जो है इस्लामिक कानून को चाहिए हमें, तो फिर पूरा फॉलो करो, क्रिमिनल भी लो और सिविल भी लो। सिविल हमें चाहिए लेकिन क्रिमिनल नहीं चाहिए, तो क्यों ऐसा? दोनों लो अगर लेना है तो ये बात भी, सवाल तो उठ सकता है ना, कई बार सवाल तो सही उठ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है, मुझे नहीं पता इसका किसी ने कोई जो है सही जवाब दिया है कि नहीं दिया, हो सकता है दिया हो, लेकिन मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि हाँ हम जो है थोड़े से भड़के हुए रहते हैं, तो ये बात भी सही है, सही है ये बात। क्यों सही है? क्योंकि हमारा एक लाइफस्टाइल, हमारा जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों पे रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो, तो आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत गंभीर किस्म की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादातर गेटों में रहते हैं, ज़्यादातर जो है उसमें गलियों में रहते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं आपकी ज़रा सी बहस भी हो गई ना, तो फिर वो बहस नहीं है, फिर वो जान लेने और देने वाली बात हो जाएगी वो, ठीक है। इस लेवल पे पहुंच जाते हैं हम ज़रा में, मतलब छोटी छोटी सी बातों पे। तो ये है, ठीक है। और आई थिंक बहुत सारी वजहें हो सकती हैं इस चीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा है कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखों से मतलब ये नहीं कि डिग्री नहीं है उनके पास, पढ़े लिखों से मेरा मतलब है कि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है कि हम ज़िंदगी ऐसे नहीं ऐसे भी जी सकते हैं, राइट। तो वो क्या होता है कि जब आप एक क्लोज सिस्टम में जीते हो तो आप उसी तरीके से अपने रिस्पॉन्सेस को बनाते हो कि जैसे हमारे आसपास के लोग हैं वैसे ही हम हैं। लेकिन जब आप एक्सपोजर आपको मिलता है, जब आप बाहर से होकर वापस आते हो, तो आप थोड़े से बदल जाते हो, राइट। रही बात 4 शादियों की, तो सर 4 शादियां ऐसा है कि ये कहा जा सकता है कि सब अरब में होती हैं, सब 4 शादियां भी होती हैं अरब में। सबके यहाँ नहीं होती, सब नहीं करते वहाँ भी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ होती हैं 4 शादियाँ। अब उसमें और उसमें डिफरेंस पता है क्या है? उनमें और इंडियन मुस्लिम्स में डिफरेंस ये है कि उनके पास ना तेल के कुएँ हैं। वो 4 तो क्या 40 वाइफ भी रख के ना आराम से इतनी प्रॉपर्टी सबके नाम कर सकते हैं, इतनी वहाँ फैसिलिटी है, इतनी उनके पास इनकम है, इतनी उनके पास एसेट्स हैं कि वो 4 तो क्या 40 रख सकते हैं और किसी की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मिलीनियर है, बिलीनियर है। यहाँ जो है वो मिलीनियर तो छोड़ो, वो एम से मांगे तांगे का काम चल रहा है कि भाई यहाँ से काम आ जाएगा तो काम हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा काम तो काम हो जाएगा, यहाँ जॉब कर ली, राइट, वहाँ कुछ कर लिया, ये प्रॉपर्टी बेच दी, इस तरीके से, राइट। तो फिर आप इतने कमाई में आप इतनी फैमिली को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल नहीं दे पाओगे, जो कि ज़रूरी है, राइट, नेसेसिटी है आज के टाइम पे। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि लोग ये भी कहते हैं कि सर पालने वाला अल्लाह है, पाल लेगा। यार पल तो, सॉरी मैं बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पल तो जो है जानवर भी जाते हैं, वो भी कचरे में से बीन के खा लेते हैं, पल जाते हैं वो भी। लेकिन फ़र्क है ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ अच्छी लाइफ जियो, तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। वो है नहीं, जब नहीं है तो फिर तुम्हें वो देख के चलना पड़ेगा कि ठीक है जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई शादी करने से पहले हम एक कैलकुलेशन देखते हैं, वही कैलकुलेशन हमें भी देखनी होगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, रही बात कानून लाने की और कानून अप्लाई करने की और जो है कन्वे करने की, तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वे ही नहीं कर पाते कि करना क्या चाहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई किसान कानून अच्छा था,
तो आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए सामने वाले को? अगर अच्छा था तो अच्छे को आप अच्छा कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, और अच्छी चीज़ को अगर वो गलत साबित कर पा रहे हैं तो आप में कुछ कमी है। जाहिर सी बात है, राइट? जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, हमें अपना मीडिया चाहिए, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को भी चाहिए, और इंडिया एज अ कंट्री उसको भी एक मीडिया हाउस चाहिए जो ग्लोबल लेवल का हो, राइट? ताकि आप सही चीज़ को सही तो साबित कर पाओ। गलत चीज़ को सही साबित करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, राइट? उतना तो कर पाओ। और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है, जैसे उन्होंने खालिस्तान की बात की उन्होंने, तो ये बात सही है। अगर ये कहना बहुत आसान होता है कि एक इंसान जिसने कुछ गुनाह किया हो वो इस कम्युनिटी का नहीं है, वो इस कम्युनिटी का नहीं है, हम इससे मिला जुला नहीं मानते, ये एक दो इंडिविजुअल केसेस में सही है। समझना इस बात को ध्यान से और डिटेल में। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है और वो आके एज अ इंडिविजुअल कोई भी जो है कानून तोड़ता है, कोई भी गलत काम करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एज अ कम्युनिटी ये काम कर रहा है, वो उसकी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। नहीं, वो एक इंडिविजुअल का क्राइम है, किसी भी कम्युनिटी से वो, ठीक है? बट व्हेन यू वर्क एज अ ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एजेंडा लेके चल रहे हो, आप उसके रिलीजियस फ्लैग, उसके कल्चरल फ्लैग लेके चल रहे हो, आप उसकी जो है जैसे बोल सकते हैं उसकी इमेज लेके चल रहे हो, देन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये जो है ये सिख नहीं है या ये मुस्लिम नहीं है। नहीं, वो है, वो क्रिमिनल है हु हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, वो खालिस्तानी है, खालिस्तान वैसे कोई जगह नहीं होती, लेकिन वो है, उसको उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने वाला, लेकिन वो है सिख, राइट? तो आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, राइट? एक बड़ा ही अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी थी, आई थिंक साउथ अफ्रीकन स्टैंड अप कॉमेडियन है ट्रेवर नोआ, आई थिंक। उन्होंने कहा था कि इफ़ अ वाइट पर्सन, अगर एक वाइट पर्सन एक स्कूल में जाके शूटिंग करता है और सबको मार देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पागल था। नहीं, जैसे अब्दुल टेररिस्ट है, जैसे दूसरे टेररिस्ट हैं, वैसे ये भी टेररिस्ट है, इसे भी टेररिस्ट लिखो। आप ये नहीं कर सकते कि उसने कुछ किया है तो नहीं वो पागल था, बाकी सारे टेररिस्ट हैं। नहीं, अगर वो है तो है, राइट? तो उसी तरीके से जो उसका बनता है वो तो उसे दो, राइट? वो एक स्टैंड अप कॉमेडी में उन्होंने कहा था, बट बात सही है, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं भूल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, अगर आप किसी चीज़ पे जो है बात करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड अपना ख्याल रखना।